दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या भारत में यूरोपवासी जब आए थे तब से उनके साथ व्यापार चला आ रहा था, या फिर उससे पहले भी भारत का व्यापार यूरोपवासियों के साथ चल रहा था? देखते हैं, कुछ समझते हैं। पॉइंट क्या था कि जब सिकंदर, जो मैसेडोनिया का शासक था, है ना, सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो धीरे धीरे भारत के साथ उसके राजनैतिक संबंध और व्यापारिक संबंध जुड़े थे। उसी समय जब सिकंदर आया था, ठीक है, सिकंदर जब आकर यहाँ से चला गया भारत से, तब भी व्यापारिक संबंध जो है चालू रहे, लेकिन राजनैतिक संबंध जो है वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, व्यापारिक संबंध चलते रहे। अब व्यापारिक संबंध जब चल रहे थे तो उस समय भारत के साथ अगर बात करेंगे तो व्यापार जो होता था वो किन वस्तुओं को लेकर होता था, किन रास्तों से होता था, और कहाँ के व्यापारी इसमें शामिल होते थे, उस पॉइंट को देखेंगे हम लोग, है ना। तो भारत में जो व्यापार होता था यूरोप वासियों के साथ, वो तीन वस्तुओं को लेकर होता था। पहला था मसाला। मसाला का व्यापार उनके साथ होता था। उसके अलावा सूती वस्त्र का व्यापार उनके साथ होता था। मसाला, सूती वस्त्र, और तीसरा था वो वस्तु रत्न एवं आभूषण, क्योंकि भारत में रत्न और आभूषण की कमी नहीं थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो रत्न एवं आभूषण की व्यापार यहाँ से की जाती थी। ठीक है, रत्न एवं आभूषण, इन चीजों का व्यापार भारत का यूरोप से के साथ होता था। ठीक है, अब जब होता था तो इसके लिए कुछ मार्ग भी चाहिए, तो इसके लिए तीन मार्ग किए जा रहे थे, है ना। सबसे पहले तो स्थल मार्ग के जरिए हो जाएगा रेशम वे, रेशम मार्ग या सिल्क वे, है ना, रेशम मार्ग या सिल्क वे। दूसरा, फारस की खाड़ी से व्यापार होता था। फारस की खाड़ी से व्यापार होता था। और तीसरा, लाल सागर के जरिए व्यापार होता था। तीसरा, लाल सागर के जरिए व्यापार होता था। ठीक, अब देख लेते हैं कहाँ के व्यापारी इसमें भाग लेते थे। ठीक है, इधर वस्तु हो गया तो तीन वस्तु, इधर मार्ग हो गया तो तीन मार्ग से, और व्यापारी की बात करेंगे तो तीन जगह के व्यापारी इसमें भाग लेते थे, है ना। पहला तो थे वेनिस या जिनेवा के व्यापारी, जिनेवा के व्यापारी, वेनिस या जिनेवा के व्यापारी, है ना। दूसरा जो इसमें भाग लेते थे वो अरब के व्यापारी भाग लेते थे। ठीक है, और तीसरा जो भाग लेते थे वो पश्चिमी घाट यानी कि भारत के व्यापारी, भारत के व्यापारी, जो पश्चिमी घाट के सब व्यापारी थे वो इसमें भाग लेते थे। खासकर गुजरात के व्यापारी इसमें शामिल होते थे। तो इन तीन जगह के व्यापारी इसमें हिस्सा लेते थे, तीन तरह के मार्ग से लेते थे, और तीन वस्तुओं का व्यापार पहले से ही होता चला आ रहा था। जब यूरोपवासी आए थे उससे पहले, जब सिकंदर आया था उसके बाद से ही व्यापार चलता आ रहा था। अब ये जो व्यापार होता था वो किस तरह से होता था उसको देखेंगे। तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस अब व्यापार होता कैसे था। ठीक है, तो मानकर चलिए ये हमारा भारत था, जगह का अभाव है ना, तो इसी तरह से समझते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा यूरोप बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ यूरोप बसा हुआ है। अब मान के चलिए कि एक तो इधर से व्यापार हो रहा था, ठीक है, रेशम मार्ग के जरिए जा रहे थे लोग। तो बीच में एक जगह था, है ना, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया,
कुस्तुनतुनिया में व्यापारी लोग क्या करते थे कि यहां से माल कुस्तुनतुनिया जाता था और कुस्तुनतुनिया से यूरोपवासी से लेते थे। ठीक है, यहां से जाता था। कुस्तुनतुनिया जो जगह था, यहां पर कुस्तुनतुनिया राजवंश का शासन था। किसका? कुस्तुनतुनिया राजवंश, इसका क्या था? शासन था। और ये जो थे ईसाई धर्म के थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया वाले जो थे वो यूरोपवासी को थोड़ी सहूलियत भी देते थे, है ना, क्योंकि ये लोग इस्लाम ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और जो वेनिस या जिनेवा के जो व्यापारी थे वो भी ईसाई धर्म को ही मानते थे, है ना। तो ये व्यापारी यहाँ से फिर माल लेकर जाते थे और उसको पूरे यूरोप में बेचते थे। ऐसे खासकर जब डच पड़िएगा तो डच वाले आएंगे, इनसे सामान डच उठाते थे और खुदरे दाम में उसको बेचते थे, जिस कारण से डच सबसे अधिक क्या बोलते हैं उसको, लाभ कमाते थे और पूरे यूरोप में सबसे अमीर हो गए थे। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया से भारत से कुस्तुनतुनिया जा रहा था किस मार्ग के जरिए? रेशम मार्ग के जरिए। ठीक है, रेशम मार्ग के जरिए एक तो व्यापार हो रहा था, एक हो रहा था फारस की खाड़ी और एक हो रहा था लाल सागर के जरिए। ठीक है, फारस और लाल सागर, ये तीन रास्तों से व्यापार हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में एक घटना घटी। कब? 1453 ईस्वी में अरब के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया कुस्तुनतुनिया राजवंश पे। ठीक है, और कुस्तुनतुनिया राजवंश को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस कारण से अब ये जो रेशम मार्ग था इस पे इन्हीं का अधिकार हो गया, है ना, यानी कि मार्गों पे इनका अधिकार हो गया। ठीक है, जब मार्ग पे इनका अधिकार हो गया और वो राजवंश जो उदय हुआ वो हुआ ऑटोमन साम्राज्य। या तुर्की साम्राज्य। ठीक है, या तुर्की वंश का उदय हुआ, है ना, या उस्मानिया वंश भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो 1453 की घटना के बाद क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ उसके बाद जब तुर्की राजवंश आया तो ये जो थे मुस्लिम धर्म के थे। अब जब इन मार्गों पे इनका अधिकार हो गया, इस कारण से जो ईसाई धर्म के जो व्यापारी थे वो कुस्तुनतुनिया होते हुए भारत से जो व्यापार कर रहे थे, तो ये क्या करने लगे मुस्लिम धर्म वाले? या तो उनको मार पीट कर उनका सामान छीनने लगे, है ना, या तो उनको जान से मार देते थे और पूरा लूट लेते थे। ठीक, अब क्या हुआ? इन्होंने जब कुस्तुनतुनिया वाले पे तुर्की का राज हुआ तो फिर से जो व्यापारी आने लगे उनको एक शर्त बोला कि या तो तुम मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो या तो तुम इस रास्ते से व्यापार करना छोड़ दो। तो क्या हुआ कि दो देश था, एक तो था पुर्तगाल और एक था स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन, इसमें इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक थे पुर्तगाल और स्पेन के, उन्होंने कहा जब व्यापार नहीं सही तरीके से हो रहा है तो एक नया रास्ते का उदय किया जाए, है ना, रास्ते को खोजा जाए। तो इसमें दो देश आगे निकले, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ के शासक ने कुछ पैसों के साथ इनको भेजा था कि रास्ते की खोज करो भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक थे स्पेन यात्री जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक, अब देख लेते हैं पहले, है ना, मानकर चलिए यहां भारत है। ठीक है, यहां ऑस्ट्रेलिया हो गया,
अब देख लेते हैं, इधर यूरोप हो गया ऊपर में और नीचे अफ्रीका महादेश हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ऐसे ऐसे चल रहे थे हम लोग, नीचे तो अंटार्कटिका हो गया। तो यूरोप से इनको चलना था भारत इधर की ओर, लेकिन ये क्या किए, रास्ता भटक गए और इधर की ओर चल दिए और पहुंच गए अमेरिका, है ना। अमेरिका के बहामा द्वीप पे पहुंचे, अमेरिका के बहामा द्वीप पर पहुंचे ये लोग। ठीक है, कब पहुंचे, 1492 में चले थे, है ना, 1492 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका के मार्ग की खोज की, अमेरिका पहुंच गए और बहामा द्वीप पर वहां के जो लोग देखे उनको इन्होंने कहकर संबोधित किया रेड इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन इनको बोला और इनको लगा कि हमने एक नई दुनिया को खोज दिया। ठीक है, हमने एक नई दुनिया को खोज दिया, ये खुशी के मारे पागल हो गए, है ना, कि हमने नई दुनिया को खोजा, भारत आ गए हम। एक्चुअली खोजा किसे जा सकता है जो है ही नहीं, है ना, तभी ना किसी चीज की खोज करेंगे। क्या भारत पहले से नहीं था या अमेरिका पहले से नहीं था तो बस उनको मार्ग पता नहीं था, तो मार्ग की खोज की थी, है ना, आने जाने के रास्ता की खोज की थी। भारत का इतिहास तो कितना पुराना है सबको पता होगा, है ना। जब यहाँ के लोग को इन्होंने क्या कहा, रेड इंडिया, और अमेरिका का नाम दिया नई दुनिया, है ना, बोला कि हमने नई दुनिया की खोज की। अमेरिका को बोला जाता है ना नई दुनिया, तो वही नई दुनिया। ठीक है, अब क्या था कि बाद में अमेरिको वेस्पुच्ची नामक व्यक्ति ने अमेरिका की बहुत बार यात्रा की और उन्हीं यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के नाम पे अमेरिका नाम दिया गया था, अमेरिको वेस्पुच्ची के नाम पे। ठीक है, एक और यूरोपवासी निकले, है ना, एक और यूरोपवासी निकले जिनका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, जब वो यूरोप से निकले तो अफ्रीका होते हुए वो भारत के लिए आए। ठीक है, अफ्रीका होते हुए, ठीक है, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका था। बस एक बार इसको आराम से सिर्फ देख लीजिए, ये यूरोप था, अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो इनको यहां आना। अब देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देख लेते हैं, पुर्तगाल यात्री थे कौन, वास्को डी गामा, जो कहां पहुंचे, ऐसे कर लेते हैं, ये जगह है अफ्रीका मानिए, है ना, तो ये पहुंचे अफ्रीका, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्माशा अंतरिक्ष, है ना, उत्मांशा अंतरिक्ष या आशा अंतरिक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्मांशा अंतरिक्ष या आशा अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप 1498 में चले थे, लेकिन इनसे पहले भी एक व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज
है ना, एक व्यक्ति थे कौन, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। 1487 ईस्वी में ही केप ऑफ गुड होप तक आए थे, यानी कि उत्मांसा अंतरिक्ष तक आए थे, उत्मांसा अंतरिक्ष तक आए थे। ठीक है, और यहां से फिर ये वापस लौट गए थे। जब ये वापस लौटे थे तो वहां के राजा ने इनको बहुत सारी धन संपत्ति दी थी। ठीक है, तो उसके बाद 1498 ईस्वी में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि केप ऑफ गुड होप तक आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यूरोपवासी की बात करेगा तो वो था बार्थोलोमियो डियाज। और कब आया था, तो 1487 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 1487 ईस्वी में। उसके बाद 1498 में चला कौन, वास्को डी गामा, है ना, कौन चला, 1498 में जो चला था वो वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा जो है उसकी सहायता की केप ऑफ गुड होप से भारत आने के लिए किसने, अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति ने। ठीक है, अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक नामक व्यक्ति ने इसकी सहायता की थी। ये पहुंचा कहां, केरल, यहां पे लिख देते हैं, है ना, ये पहुंचा केरल के मालाबार तट के, मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पे। कहां पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो पूछता कि कौन से बंदरगाह पे पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पे। कौन से तट पे पहुंचा, तो मालाबार तट पे, है ना। और राज्य की बात करेंगे तो केरल। यही मालाबार तट जो है बाद में हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना आएगा, है ना, कि अली मुसल्लियार के नेतृत्व में मालाबार तट पे कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो हुआ था यहाँ पे मोपला विद्रोह, जो कि 19वीं ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पे कौन पहुंचा, वास्को डी गामा यहां पहुंचा, है ना, वास्को डी गामा। और इसकी सहायता की थी किसने, इसकी सहायता की थी अब्दुल मनिक ने। ठीक है, जब केरल के मालाबार तट पे पहुंचा था, ठीक है, तो इसकी सहायता किसने की, अब्दुल मनिक नामक गुजराती व्यक्ति थे, है ना, कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात। एक्चुअली आना था इसको गुजरात में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन जो भारत की मानसून की स्थिति है, रास्ता भटक जाए ये, क्योंकि ऐसा मानसून ही है भारत का, तो उस कारण से वो केरल पहुंच गया था। ठीक है, केरल पहुंच गया, केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा। उसकी सहायता आने के लिए किसने किया था, अब्दुल मनिक ने। यहाँ आया तो केरल के राजा उस समय थे कौन, जमोरी या सामूरी, है ना। उस समय राजा कौन थे, तो राजा थे जमोरी, राजा थे जमोरी, है ना। उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया, खूब ढोल बाजे बजे, खूब हुआ, है ना, खूब माला पहनाया गया किसको, वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा जो कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, वो पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब पहुंचा, 17 मई 1498 ईस्वी को केरल पहुंचा था। ये आया यहां से, ठीक है, उसके बाद आया कुछ दिन रहा, है ना। उसके बाद अपने जब देश जाने लगा तो यहाँ के शासक ने उसको क्या किया, एक जहाज भर कर मसाला दिया, जिसमें काली मिर्च मुख्य रूप से ही था, है ना। तो काली मिर्च ये था, ये वापस अपने देश गया तो जितना भी इसको मसाला था उसको बेच दिया। ठीक है, जब उसको बेचा तो इसको लगभग 60 गुना का मुनाफा हुआ। और ये 60 गुना का मुनाफा जो था वो शुद्ध था, यानी कि आने जाने का भाड़ा, ये सब किराया हटाकर, ठीक है, सब कुछ हटाकर इसको लगभग 60 गुना का क्या हुआ, फायदा हुआ था। ठीक है, वास्को डी गामा को जब 60 गुना का फायदा हुआ
तो कोई भी राजा सोचेगा कि अगर हमको 60 गुना का मुनाफा हो रहा, ठीक है, तो कौन नहीं आना चाहेगा। अब आने का उनको एक नया रास्ता भी मिल गया था, ठीक है। तो अब आने जाने के लिए राजा ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को भेजा, है ना। तो पहला जो व्यक्ति भारत आया था वो तो आ गया कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था, है ना। और दूसरा उन्होंने जिसको भेजा उसका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है, या पेट्रोज कैब्राल भी लिख सकते हैं, पेट्रो अल्वारेज भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं, जब ये आए तो उसके बाद कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया। इसको यहीं से फिर हम लोग आगे जब पुर्तगाली पढ़ेंगे तो वहां से फिर देखते हैं, है ना। ये तो डेमो था कि कहाँ से कैसे कैसे आया और कैसे कैसे गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है वो भारत आ चुका था। अब देखते हैं कि इसके बाद कंपनियां जो आई कब स्थापित हुई, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का पहले नाम क्या था, है ना, उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, ये सब चीजें देख लेते हैं। वास्को डी गामा कब आया था, 17 मई 1498 ईस्वी को, है ना, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। दूसरा जो पुर्तगाली यात्री आया था वो कौन आया था, दूसरा आया था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल आया था, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल आया था, ठीक है। ये आया था 1500 ईस्वी में। कब आया था, 1500 ईस्वी में आया था अपना जहाजी बेरों के साथ, 2 जहाजी बेरा साथ में आए थे और यहाँ से अपार धनराशि लेकर गया था, ठीक है। इसके बाद फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत वापस आया था, लेकिन इस बार ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन से देश थे, कहाँ के थे, है ना, कंपनी का स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, है ना, 1498 ईस्वी में आए थे और इनका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो कंपनी स्थापित की है उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनवाई 1503 ईस्वी में, ठीक है। 1503 में कोचीन में इन्होंने बनवाया था और ये जो किला बनवाया था यह यूरोपीय का भारत में पहला किला था, ठीक है, जो अल्फांसो द अल्बुकर्क के निर्देशन में बना था, यानी कि उस समय अल्बुकर्क जो था वायसराय नहीं था, ठीक है। 1505 ईस्वी में उन्होंने किन्नानोरे, ठीक है, और अजय द्वीप में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और ये करवाया था जो अल्मीडा था उसके काल में, ठीक है, और अल्मीडा ही करवाया था, ठीक है, 1505 ईस्वी। कालीकट में इससे पहले एक व्यापारिक कोठी जो है खोली जा रही थी, सबसे पहले व्यापारिक कोठी, लेकिन जमोरी ने उसे क्या किया था, बंद करवा दिया था। उसके बाद कंपनी जो स्थापित की है वो इंग्लैंड वाले की, ठीक है, इंग्लैंड वाले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से इन्होंने अपनी पूरी कंपनी शुरू की थी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। पुर्तगाल वाले जो कंपनी था उसका कंपनी का पहले नाम था, कंपनी का पूर्व नाम, तो इसका जो पूर्व में नाम था वो था एस्ट्राडो द इंडिया, एस्ट्राडो द इंडिया, इस नाम से पहले कंपनी थी, ठीक है। अंग्रेज वाली जो कंपनी थी इसका पहले नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, इस नाम से पहले कंपनी थी, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स। अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में अपनी स्थापित किया कंपनी, है ना, और इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी कंपनी का नाम पहले रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, इस नाम से इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया था। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, ठीक है, 1600
1613 ईस्वी में। सूरत में कंपनी 1608 में ही शुरू किया गया था, लेकिन जहांगीर ने बाद में इसे बंद करवा दिया था। बाद में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री के तौर पे मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री भी थी। ठीक है, उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत को अस्थायी फैक्ट्री का दर्जा जहांगीर के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, इसका पहले का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। अब देख लेते हैं हॉलैंड और नीदरलैंड, है ना। नीदरलैंड जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है। तो नीदरलैंड वाले आए, और यही जो नीदरलैंड यानी कि डच वाले जो थे, है ना, डच वाले जो थे, यही डच वाले जिनेवा या वेनिस के जो व्यापारी थे उनसे जितनी भी व्यापार की वस्तु होती थी वो खरीदते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। ठीक है, तो हॉलैंड वाले कब आए? 1602 में अपनी कंपनी को स्थापित किए, जबकि पहला व्यक्ति 1595-96 की बात करते हैं तो कार्नेलियस द हाउटमैन आया था, या कार्नेलियस द हस्टमैन आया था, है ना, 1596 में। लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी 1602 में स्थापित की। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इनका पुराना नाम बेरिंगदे द ओस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, इनका पूर्व नाम क्या था? बेरिंगदे द ओस्ट इंडिया कंपनी। इनका पहले नाम बेरिंगदे द ओस्ट कंपनी था। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। ठीक है, पहली फैक्ट्री कब? 1605 ईस्वी में स्थापित किया। इसके बाद फ्रांस के 4 नियम को मुख्य रूप से पढ़ना, डेनिश और स्वीडिश के बारे में उतना पढ़ना नहीं है ना। तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेज के नक्शे कदम पे ही है। 1664 ईस्वी में आए और 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम था, है ना। जो इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की उसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इनका पहले नाम था कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलिस। इनका पहले नाम क्या था? कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलिस। ठीक है, इनका पहले नाम था कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलिस। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग इसमें से पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में। ठीक है, चारों कंपनी हो गया। देख लेते हैं। पुर्तगाली 1498 में आए और कंपनी अपनी पहली खोली 1503 ईस्वी में। 1600 में अंग्रेज आए और 1613 में इन्होंने खोली अपनी पहली फैक्ट्री। ठीक है, हॉलैंड वाले आए 1602 में और 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को खोला और 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापित की फ्रांस वाले ने, और 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को खोला। ठीक है, फ्रांस वाले का हो गया, ये हो गया। तो अब देख लेते हैं यहां से पुर्तगाल वाले के बारे में, है ना। देख लेते हैं। अब ये जो फैक्ट्री, पहले फैक्ट्री शब्द समझते हैं। फैक्ट्री शब्द का मतलब अभी वस्तु के उत्पादन से नहीं था। जिस तरह अभी फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता, उस समय फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि वहां कोई भी सामान लाकर रखा जाता था और वहां से आयात या निर्यात किया जाता था। ऐसा निर्यात करने की क्षमता जो भारत को बनाया था वो डच वालों ने बनाया था। वो हम लोग डच में ही पढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। फैक्ट्री का शब्द वस्तुओं के उत्पादन से नहीं था, बल्कि वहां सामान रखने से था, यानी कि गोदाम टाइप का। ठीक है, क्योंकि आज फैक्ट्री में चले जाइए, जैसे कुरकुरे, लेज या जो भी चीज का फैक्ट्री है, पार्ले, ब्रिटानिया का, तो वहां वस्तु बनती है, लेकिन पहले नहीं बनती थी। वो चीज हो गया। तो अब देखते हैं कि पुर्तगाल के गवर्नर कौन कौन से आए। जब इतने फायदे उनको होने लगे, वास्को डी गामा जब आया 60 गुना मुनाफा ले गया, कैब्राल आया वो भी बहुत ज्यादा मुनाफा लेकर भारत से गया, तो वहां के राजा, है ना, वहां के राजा जो थे उन्होंने सोचा क्यों ना भारत के संदर्भ में एक गवर्नर को भेजा जाए, ताकि यहाँ एक अधिकार प्राप्त हो सके व्यापार करने के लिए, और भी सारी सुविधाएं मिल सके, हम लोग व्यापार करें तो ज्यादा मुनाफा हो सके, इस कारण से, है ना। तो वहां के शासक थे एमेनुअल प्रथम। ठीक है, लेकिन एक बात और, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले।
वहां के जितने भी नाविक हैं तो उनको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिशा निर्देशन करने की शक्ति तो मिला होगा ना। तो वो थे प्रिंस हेनरी। जितने भी आए थे भारत व्यापार करने के लिए वो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ही आए थे, है ना। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता है? द नेविगेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके संबंध में कि कौन कौन से वायसराय बनकर आए, है ना। हम लोग को मुख्य रूप से पुर्तगाल के बारे में 3 ही पढ़ना, 3 गवर्नर पढ़ना। वहां के जो गवर्नर थे पहले बनकर आए थे वो कौन आए थे? तो वो आए थे अल्मीडा, है ना, या अल्मेरा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो वो देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग याद करेंगे जो 3 पढ़ना है उसके लिए हैन शब्द को याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा? हैन। हैन से फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेरा या अल्मीडा था, है ना। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क और नीनो दी पुनः। ठीक है, नीनो दी पुनः। इतना ही याद करना। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का काल था 1505 से 1509 ईस्वी तक। इसका काल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। और इसके बाद था 1529 से 1538 ईस्वी तक पुनः का। ठीक है, अल्मीडा का काल था 1505 से 1509, अल्फांसो द अल्बुकर्क का था 1509 से 1515 और नीनो दी पुनः का था 1529 से 1538 ईस्वी तक। उसको हम लोग याद करने के लिए संक्षिप्त चाहे तो ये कर सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं गवर्नर जनरल कौन आए थे। ठीक ना, तो सबसे पहले आए थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, नहीं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, है ना। तो पहला यूरोपीय गवर्नर बन के आया था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। ये आए थे अल्मीडा और अल्मीडा का काल था 1505 से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किया भारत में आके। संक्षिप्त में ही देखने की कोशिश करेंगे, है। तो इनके द्वारा सबसे जो मुख्य कार्य लाया गया वो लाया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति, है ना। शांत जल की नीति को ये लाए थे। शांत जल की नीति क्या? ठीक है, शांत जल की नीति, इसको देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि शांत जल की नीति के बारे में जानने से ये फायदा होगा कि क्या हमको करना था, क्यों ये लोग लाए थे। ठीक, तो बहुत देख लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ था छोटे छोटे जो भारत के द्वीप थे हिंद महासागर में उन पे अधिकार कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे उनका अधिकार हो जाता है तो क्या होगा कि इनका उद्देश्य था कि यहाँ पे अधिकार करके हम लोग क्या करेंगे कि अब हिंद महासागर के जरिए अगर कोई व्यापार करना चाहेगा तो उससे हम टैक्स वसूल करेंगे। ठीक, तो इसको धीरे धीरे जीतने का प्रयास किया और जीतकर हिंद महासागर में इन्होंने अपना क्या किया, आधिपत्य को जमा लिया। आधिपत्य जब जमा लिया इन्होंने तो इन्होंने क्या किया, वहां कर वसूलना, यानी कि वहां से जितने भी जहाज गुजरते थे उनसे क्या करते थे, कर वसूलते थे। और ये जो कर वसूलते थे उसे कार्टेजे कहा जाता था। ठीक है, कार्टेजे उसे कहा जाता था।
एक कार्टरिज था एक प्रकार का अधिकार पत्र ही था, यानी कि लाइसेंस की तरह था कि अगर ये लाइसेंस आपको यहाँ व्यापार करना है इस मार्ग से तो आपको ये लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के रूप में इसे आपको जो भी टैक्स होगा वो देना होगा। ये जो कार्टरिज था इसको अकबर ने भी स्वीकार किया था, यानी कि अकबर भी हिंद महासागर के जरिए अगर कोई वस्तु को मंगवाता था तो उसको टैक्स देना होता था। ठीक है, कार्टरिज समझ गया, कर को कार्टरिज कहा जाता था। अब देख लेते हैं इसके काल में और क्या हुआ। तो इसके काल में एक हुआ चौल का युद्ध, है ना, चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में। चौल का युद्ध जो हुआ था उसमें यही जो ये अधिकार किया था धीरे धीरे कब्जों छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे द्वीपों पर, तो इन्हीं को लेकर युद्ध हो गया। इसको कर हम लोग नहीं लेंगे। इसमें जो है एक तरफ तो था अल्मीडा और दूसरे तरफ थे इसमें अफ्रीका से थे मिस्र के लोग, है ना, मिस्र की सेना, ठीक है, गुजरात की सेना थी मुख्य रूप से, और एक जगह के थे अरबी वाले, है ना, यानी कि तुर्की की सेना। ठीक है, क्योंकि अरब का ही इधर राज्य चल रहा था और इधर मिस्र लड़ रहा था कि हम लोग व्यापार करने के लिए कर नहीं देंगे। क्या परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गुजरात के जो सेना थी उन्होंने इसको हरा दिया था अल्मीडा को, और इसका जो पुत्र था इसी युद्ध में कहा जाता है कि मारा गया था। इसके बाद इसे वापस बुला लिया गया था। लेकिन 1509 ईस्वी में जब 1508 में चौल का युद्ध हारा था तो 1509 ईस्वी में इसने क्या किया कि मिस्र को और तुर्की के जो बेरा थे, जहाजी बेरा थे, उनको पराजित किया था। ठीक है, इसको पुर्तगाली का भारत में संस्थापक भी बोला जाता है ना, पुर्तगाली का भारत में संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, इसका कुछ मुख्य काल और कुछ नहीं रहा था। उसके बाद जो गवर्नर बनकर आया था वो बनकर आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क था जो वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, तो देख लेते हैं अल्बुकर्क के बारे में थोड़ा। 1509 से 1515 ईस्वी तक के रहा था। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का, है ना, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भारत के साथ व्यापार करने के साथ साथ भारत के जो क्षेत्र थे उसको भी जीतने का कार्य शुरू किया था, है ना। इसने क्या किया, सबसे पहले गोवा को 1510 में जीता, गोवा 1510 में जीता, है ना, और ये जीता था बीजापुर के उस समय अधीन आता था गोवा, है ना, और बीजापुर साम्राज्य के उस समय शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से जीता था। ठीक है, इसमें इसकी सहायता किए थे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय इसके समकालीन ही थे, अल्मीडा के भी समकालीन रहे थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने इसकी सहायता की थी इसको जीतने के लिए। इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रस्ताव लाया, है ना, पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए। से विवाह का प्रस्ताव इसने रखा था। भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि अगर भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली विवाह करते हैं तो उनकी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि एक तो महिला हो गई वो पुर्तगाली हो जाएगी और उनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे
वो भी पुर्तगीज कहलाएंगे, है ना। इस कारण से उसने भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रस्ताव रखा, जो बाद में पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण भी बना था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसने क्या किया, है ना। इसने एक और चीज किया कि, एक मिनट, पहले गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोवा को 1510 में जीता, ठीक है। गोवा जो था इसको 1510 में जीता। 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया गया, है ना। 1510 में जीता, 1530 में राजधानी बनाया और 1961 में इसे आजाद कराया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। इसे पूर्ण राज्य का क्या मिला, दर्जा दिया गया गोवा को। गोवा जब 1961 ईस्वी में सैन्य कार्रवाई के द्वारा आजाद करवाया गया, उस समय पुर्तगाली गवर्नर थे, है ना। उस समय पुर्तगाल के गवर्नर थे मैनुअल एंटोनियो बसालो ए सिल्वा, है ना। सिल्वा उस समय क्या थे, वायसराय थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो थे पुर्तगाली के गवर्नर कौन थे, तो उस समय थे जोसे फेरेरा, है ना, जोसे फेरेरा बोसा, जोसे फेरेरा बोसा, जोसे फेरेरा बोसा। ये आजादी के समय थे और बसालो ए सिल्वा सिल्वा 1961 में थे, 1958 से 61 तक थे, 1958 से 61 तक थे गवर्नर, ठीक है। भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। इसने क्या किया, बाद में हारमुच और मलक्का पे अपना अधिकार कर लिया, साथ में श्रीलंका को भी इसने जीत लिया था, है ना। हारमुच और किस पे अधिकार किया, हारमुज और किस पे अधिकार किया, मलक्का पे अधिकार कर लिया था, है ना। मलक्का पर इसने 1511 ईस्वी में अधिकार कर लिया, जबकि हारमुज जल संधि जो है उस पे 1515 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इन्होंने बंगाल में अपनी कंपनी को स्थापित करने के लिए, है ना, चटगांव और सटगांव में बंगाल के उस समय के जो शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह, उनसे अनुमति लिया और अपनी फैक्ट्री चटगांव और सटगांव में स्थापित की। जबकि इसने अकबर से अनुमति लेकर हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, है ना। हुगली में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री किससे अनुमति लेकर किया था, अकबर से। जबकि चटगांव सटगांव जो अभी है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। उस समय बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह, इनसे अनुमति लिया था। हुगली जो था उसको बाद में लूटपाट का केंद्र बना दिया, जिसे 1632 ईस्वी में शाहजहां ने नष्ट कर दिया, है ना। और लगभग 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था, किसने, शाहजहां ने, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, ये भी लिख देते हैं, है ना। मलक्का पर अधिकार, मलक्का 1511 एवं हारमुज, इस पे 1515 में इसने क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। वास्तविक संस्थापक गोवा को आदिल शाह से जीता था। भारतीय महिलाओं से विवाह, मलक्का और हारमुज को क्या किया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इसने भटकल में एक दुर्ग की स्थापना के लिए विजय कृष्ण देव राय जो थे विजयनगर के शासक, उनसे अनुमति लिया था, ठीक है। तो विजय
नगर के साथ साथ कृष्णदेवराय से भटकल में दुर्ग बनाने के लिए इसने क्या किया था, अनुमति लिया था। ठीक है, इसका यहीं तक कुछ जो पॉइंट था वो था। अब देख लेते हैं इसके बाद, है ना, इसके बाद आया था मीनोद्दीन कुन्हा। मीनोद्दीन कुन्हा का मुख्य काम यही था कि 1530 ईस्वी में गोवा को उसने कोचीन से राजधानी को परिवर्तित किया था और गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, गोवा जो राजधानी बनी वो बनी ही रह गई बाद तक, है ना, अंतिम तक। ठीक है, 1530 में इसने क्या किया, गोवा को राजधानी बनाया और बना ही रह गया बाद में जब तक अंतिम हुआ, है ना। इसने एक काम और किया था कि गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह, इनसे मुलाकात किया था। ठीक है, इनसे क्या किया था, मुलाकात किया था और उनको जहाज पे ही इसने क्या किया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इसने क्या किया, बसीन को 1564 ईस्वी में अपना आधिपत्य स्थापित किया बसीन में, है ना। और उसके अलावा दीव को 1535 ईस्वी में इसने अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, इन्होंने एक स्थापत्य कला में भी कुछ योगदान दिया। तो स्थापत्य कला में इन्होंने जो कला का विकास किया उसे कहा जाता है गोथिक कला, है ना। गोथिक कला का विकास किसके काल में हुआ, तो गोथिक कला का विकास इन्हीं के काल में हुआ, पुर्तगालियों के काल में। कौन सी कला इन्होंने दी, गोथिक कला, है ना, किसने दिया, पुर्तगाली ने। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगालियों ने और भी कुछ दिया, जैसे तंबाकू जो हम लोग खाते हैं बिहार और यूपी में मुख्य रूप से तंबाकू का सेवन जो होता है, तो तंबाकू की खेती इन्होंने ही की थी। टमाटर की खेती के लिए पहले इन्होंने ही प्रयोग किया। मक्का की खेती करवाया, है ना, क्या क्या करवाया, टमाटर किया, मक्का किया, काजू किया, है ना, उसके बाद तंबाकू किया। ये सब खेती किसने करवाया, तो इन्होंने ही करवाया, है ना। आलू भी इन्हीं के देन है। इसके अलावा इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में स्थापित हुआ 1757 में। 1757 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लाया। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चीन में हुआ था, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे और कुछ बातें अगर हो तो, है ना। इससे और कोई बात खास तो होनी नहीं चाहिए। ये खुद को सागर का स्वामी कहते थे, पुर्तगाली जो थे, है ना, स्वयं को क्या कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। और इन्होंने गिरजाघर का भी निर्माण करवाया था। गिरजाघर का निर्माण जो करवाया था वो सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में करवाया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में इन्होंने क्या किया, गोवा में गिरजाघर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने चटगांव जो बंदरगाह था, चटगांव बंदरगाह, उसको महान बंदरगाह कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, पुर्तगालियों की ही देन है जो भारत और जापान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं और कुछ तो बचा नहीं। तो पुर्तगाली का जो जितना भी चीज था यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे डच, उसके बाद अंग्रेज देख लेंगे, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।